हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एटलीस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, तो देखो, पहले मैं आपको डेफिनेशन रीड आउट नहीं कराऊंगी, हम पहले समझेंगे फिर हम खुद जाके डेफिनेशन को बनाएंगे। ठीक है, तो देखो, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी सो दैट आपको पता चल जाए कि इसका कंसेप्ट क्या है। एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ए प्लस बी दो रिएक्टेंट है, उन्होंने बनाए प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाए जिसमें आगे आपके सी प्लस डी, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब क्या होगा, ए प्लस बी ने प्रोडक्ट बनाए आपके पास। ठीक है, एंड जो गिवन आपके पास मोल्स थे क्वेश्चन में, गिवन मोल्स थे, ए के दिए गए थे आपको 10 मोल्स एंड बी के दिए गए थे 40 मोल्स। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ए एंड बी वी नो दैट ये आपस में रिएक्ट करेंगे एंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा ए एंड बी के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और बनाएंगे प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इसके कॉफिशिएंट क्या है, 1 and 1। दैट मीन्स ए एंड बी आर रिएक्टिंग इन 1:1। दैट मीन्स एक ए के लिए एक बी का होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आपको गिवन कितने हैं, 10। इसीलिए जो ए है उसका 10 रिएक्ट होगा बी के 10 से, बिकॉज रेशो इज़ 1:1 टू गिव द प्रोडक्ट्स। इसका मतलब प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, जितना ए रिएक्ट करेगा बी से, 10 मोल ऑफ ए जितने रिएक्ट करेंगे 10 मोल ऑफ बी से, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमने 10 कंज्यूम हो गया, तो 40 - 10 = 30। दैट मीन्स जो ये 30 मोल्स हैं ये क्या हो गए, ये तो लेफ्ट आउट हो गए, ये तो बच गए। तो ये क्या हो गए, ये हो गए रिमेनिंग मोल्स। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये है रिमेनिंग मोल्स जो कि बच चुके हैं, या फिर आप कह सकते हो उसको, ये है अनरिएक्टेड मोल्स। ठीक है, जिन्होंने रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया, जो रिएक्ट नहीं हुए हैं। अब ये मोल्स क्या हो गए, रिएक्शन जब हो जाएगी, प्रोडक्ट जब बन जाएगा, उसके बाद पे ये एज सच वहाँ पे प्रोडक्ट के साथ रहेंगे अनरिएक्टेड। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने एक चीज़ समझी कि जो बी था वो था आपके पास एक्सेस में। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जितनी आपकी बी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा बी प्रेजेंट था। कितना ज़्यादा था, 30 मोल्स। एंड जो ए है आपके पास वो था 10 मोल्स। अब देखो क्या हुआ, जो 10 मोल्स है वो तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गए हैं। ठीक है, और वो सबसे पहले ही ख़त्म हो गए, क्योंकि 10 मोल्स ने 10 मोल्स ऑफ 40 के साथ बी के साथ रिएक्ट करा और प्रोडक्ट बना दिया, तो ये तो सबसे पहले ही कंज्यूम हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए ये कहलाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। दैट मीन्स जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एंड कंडीशन, वो कितना आ जाता है आपके पास, ए। ए इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट हेयर। ठीक है, और एक्सेस रिएजेंट कौन सा था, एक्सेस रिएजेंट इज बी हेयर, जो कि एक्सेस में प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता चली। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होगा रिएक्शन का जो कि सबसे पहले कंज्यूम होगा। ठीक है, जो सबसे पहले क्या होगा, फिनिश अप हो जाएगा, जो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन में, वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। वैसे ही हुआ यहाँ पर, इसके ए के 10 मोल्स थे, तो 10 मोल्स पूरे के पूरे जल्दी से रिएक्ट होके ख़त्म हो गए, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। एंड लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे। सो दिस लिमिटिंग रिएजेंट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि देखो, चाहे बी कितना भी हो, 30 मोल्स हो, 50 मोल्स हो, 100 मोल्स हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है कि ए कितना है। तो जो क्वांटिटी आपके पास लिमिट में है, दैट मीन्स जो क्वांटिटी का रेशो आपके पास कम है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। बिकॉज प्रोडक्ट बनाने के लिए ए एंड बी का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, तभी प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके पास ए सारा ख़त्म हो चुका है तो ओनली बी के रहने से प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। ठीक है, तो बी पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग फैक्टर कि प्रोडक्ट कितना बनना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझ आ गई यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हम डेफिनेशन बना सकते हैं, तो डेफिनेशन में क्या हम कहेंगे, तो देखो अब इजीली डेफिनेशन आप बना सकते हो
कि द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड फर्स्ट, वही हमने बोला था जो पहले कंज्यूम हो जाए, सबसे पहले ख़त्म हो जाए रिएक्ट होके। द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जो कि प्रोडक्ट को भी लिमिट करता है, प्रोडक्ट की लिमिट वो सेट करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ से ही हम लिमिटिंग रिएजेंट को क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, विच कंज्यूम्स फर्स्ट, जो कि सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। और क्या करता है ये, विच लिमिट्स द प्रोडक्ट, ठीक है, कि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो भी ये लिमिट करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। और साथ में ये क्या होता है, दिस इज अ डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है, रिएक्शन का जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्ट करेगा दूसरा रिएक्टेंट, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट, अभी आगे आपको समझ आएगा, जो मोल रेशो होगा वो होता है लीस्ट। जिस रिएक्टेंट का मोल रेशो सबसे कम होगा वो ही होता है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। इसे और एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, देखो क्या है, आपके स्कूल में क्या है, गेम्स ऑर्गेनाइज हुई है, ठीक है, डिफरेंट गेम्स चल रही है, सपोज करो, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने गेम्स में पार्ट लेना है, जो कि इंटरेस्टेड है कि हमने गेम्स में पार्ट लेना है, उनके नंबर कितने हैं आपके पास, उनके हैं, उसमें से बॉयज़ है 20 एंड गर्ल्स है 15, ठीक है। दे आर इंटरेस्टेड कि उन्होंने गेम्स में पार्ट लेना है, ठीक है। तो दो तरह की गेम्स है, पहले वो गेम 1 की तरफ चाहते हैं कि चलो गेम 1 में हम पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब गेम 1 के क्या रूल है कि इस गेम को खेलने के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशो होगा वो 1:1 होना चाहिए, मतलब एक बॉय और एक गर्ल की टीम बनेगी। दैट मीन्स अगर हम इसके लिए रिएक्शन लिखे तो काइंड ऑफ रिएक्शन या इक्वेशन आप कह सकते हो कि 1 बॉय टीम्स अप विद 1 गर्ल, ठीक है, और बन गई आपके पास एक टीम, ठीक है। तो ये है रिएक्शन इसकी, इक्वेशन इसकी। अब आपके पास कितना गिवन है, आपके पास बॉयज़ है 20 जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एंड गर्ल्स है 15, ठीक है। तो बताओ मुझे जल्दी से कितनी टीम्स बनेगी यहाँ पर, इनके कॉम्बिनेशन पर टीम्स कितनी बनेगी, 15 टीम्स बनेगी। क्यों बनेगी 15 टीम्स, क्योंकि 15 गर्ल्स है और 15 बॉयज़ के साथ मिलकर 15 टीम्स बनाएगी, क्योंकि रेशो होना चाहिए 1:1 फॉर एवरी बॉय, एक गर्ल टीम में होगी, मतलब एक टीम में एक बॉय एंड एक गर्ल होगी। तो टीम्स आपके पास बन गई 15 टीम्स, ठीक है। अब जो बॉयज़ थे, बॉयज़ तो 20 थे, तो जो बॉयज़ लेफ्ट हो गए विदाउट अ टीम वो कितने रहे, 20 टोटल थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था, ओनली 15 ही ऐसे थे जिन्होंने 15 गर्ल्स के साथ टीम बनाई। तो लेफ्ट हो गए आपके पास 5 बॉयज़, ठीक है। तो इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर केस में अब मुझे बताओ लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ। अगर हम इसे इक्वेशन की तरह देखें तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गए, बताओ। यस, अगर आपका आंसर सही है तो सुनो कि गर्ल्स होगी डिसाइडिंग फैक्टर और वो होगी लिमिटिंग रिएजेंट। सो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगी वो क्या होगी, वो होगी गर्ल्स। क्यों, क्योंकि उनके नंबर पे डिपेंड करता है कि कितनी टीम बनेगी। और जो एक्सेस रिएजेंट होगा यहाँ पर वो होगे बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ क्या है, क्योंकि बॉयज़ यहाँ पर क्या है, बॉयज़ यहाँ पर विदाउट टीम रह गए, जो कि लेफ्ट आउट हो जाते हैं, बच जाते हैं, वो होते हैं एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, या फिर यहाँ कह सकते हो कि नंबर ऑफ टीम्स फॉर्म्ड, कि कितनी टीम्स बनेगी वो डिपेंड करता है गर्ल्स पे, क्योंकि गर्ल्स 15 थी तो 15 ही टीम्स बनी, तो गर्ल्स क्या है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा क्या है, ठीक है। दैट मीन्स जो कम रेशो में हो वो क्या होता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब देखो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कम रेशो में,
ऐसे नहीं करना है कि जो कम नंबर देखा वो ही लिमिटिंग रिएजेंट हो, ऐसे नहीं करना है। इसको मैं यहाँ पर एग्जांपल पे आपको बताती हूँ, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गेम हो गया। अब ये सारे स्टूडेंट्स गए गेम नंबर 2 की तरफ कि चलो गेम नंबर 2 खेल लेते हैं, ठीक है। अब इस गेम 2 के रूल्स ये थे कि इसमें आपको टीम बनानी है, लेकिन टीम होनी चाहिए 2:1 की, कि 2 बॉयज़ होनी चाहिए एंड एक गर्ल होनी चाहिए। ये है यहाँ पर इसका रूल। अब जो मैं यहाँ पर ये रूल लिख रही हूँ, इक्वेशन में ये क्या होता है, इक्वेशन में ये मोल के वो होते हैं, प्रोपोर्शंस होते हैं, किस मोल में रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स। अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल क्या बताया गया कि जो 2 बॉयज़ है वो एक गर्ल के साथ टीम अप होके एक टीम बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन रहा है 2:1 में, ठीक है। अब आपके पास कितने थे बॉयज़ थे 20 एंड गर्ल्स थी 15, ठीक है। अब टीम बनाओ ज़रा। अब क्या होगा, जो 20 बॉयज़ है 2:1 है, दैट मीन्स 2 के लिए अगर 1 चाहिए तो 20 बॉयज़ को टीम बनाने के लिए कितना चाहिए, 20 बॉयज़ को टीम बनाने के लिए 10 गर्ल्स चाहिए होगी, तब बनेगी आपकी 10 टीम्स, ठीक है। आई बात आपको ये समझ में क्या है, 2:1। अब देखो क्या हुआ, बेशक यहाँ पर नंबर कम है लेकिन रेशो आपका चेंज हो गया है। रेशो किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं, 2:1 में। 20 बॉयज़ 15 गर्ल्स हैं, तो क्या होगा, 2 बॉयज़ और 1 गर्ल 1 टीम बना रही है, तो 20 बॉयज़ 10 गर्ल्स के साथ 10 टीम्स बना रही है। तो गर्ल्स कितनी रहेगी जो बिना टीम के है, ठीक है। गर्ल्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू 15 गर्ल्स थी, 10 ने टीम बना दी तो 5 लेफ्ट होगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो लेफ्ट गर्ल्स है ये क्या है, एक्सेस में है, ठीक है। तो दोनों में से, दोनों रिएक्टेंट में से एक्सेस में कौन सा है, एक्सेस में है गर्ल्स, और लिमिटिंग कौन सा है, बॉयज़। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गए बॉयज़, ठीक है। क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो कि पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो बॉयज़ क्या थे, 20 बॉयज़ थे, 20 बॉयज़ ने 10 गर्ल्स के साथ टीम बना दी, तो 20 के 20 बॉयज़ क्या हो गए, टीम्स में फिट हो गए। दैट मीन्स कि ये वाला रिएक्टेंट आपका टोटली कंज्यूम हो गया है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाते हैं बॉयज़ एंड जो एक्सेस रिएजेंट है यहाँ पर वो बन जाती है गर्ल्स, ठीक है। तो देखो मैंने 2 डिफरेंट केसेस लिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो। देखो दोनों ही केस में मैंने सेम नंबर ऑफ मोल्स लेके चले थे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स गर्ल्स के कम थे, ठीक है। फिर ये लिमिटिंग रिएजेंट है बेशक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ रहा है, बॉयज़। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन किस रेशो में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, वहाँ से जाके हमने खुद कैलकुलेट करके निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। आप डायरेक्टली नहीं कहोगे कि जिसका नंबर कम है वो ही लिमिटिंग रिएजेंट है, ऐसी गलती मत करना, इसे पहले सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, इससे आपको ये समझ आ रहा है जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, जो कि देखो जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, ठीक है। कुछ आपको टीम बनानी है, प्रोडक्ट बनाना है, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है वो लिमिट करता है प्रोडक्ट को, वो ही डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनना है। क्योंकि कोई क्वांटिटी अगर आपके पास लिमिटेड है, ठीक है, या फिर वो जल्दी ख़त्म हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही उतना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और जो एक्सेस अमाउंट है दूसरे रिएक्टेंट का वो पीछे बच जाएगा। तो यहाँ से आई होप आपको इन डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से आपको लिमिटिंग रिएजेंट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अब देखो डेफिनेशन तो हमने कर दी थी और यहाँ पर हमने जो जो समझा वो भी लिख लिया था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, विच कंज्यूम्स फर्स्ट एंड विच लिमिट्स द प्रोडक्ट, और लिमिटिंग रिएजेंट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। और एक फोर्थ बात यहाँ पर ये आई थी कि मोल रेशो इसका लीस्ट होता है। अब ये मोल रेशो क्या होता है उसे समझते हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम रहता है कि जब वो क्वेश्चन करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट किस तरह से निकाले, तो देखो मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट बताऊंगी जिससे आप लिमिटिंग रिएजेंट बहुत ही क्विकली निकाल सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट एक रेशो निकालना है। अब कौन सा रेशो निकालना है, मोल रेशो निकालना है, ठीक है। जिस रिएक्टेंट का मोल रेशो सबसे कम होगा, ठीक है, वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट,
और जिसका मोल रेशो ज़्यादा होगा वो कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट। बस इतनी सी बात है पूरे लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक में। जस्ट ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया है ना, बस ये ही एक मेन की है। बाकी आप सब क्वेश्चंस वगैरह सब इजीली सॉल्व कर पाओगे। सब सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसका मोल रेशो इज़ लेसर। अब बात आती है कौन सा मोल रेशो। अब मोल रेशो कौन सा है? मोल रेशो ऑफ द गिवन मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसी भी रिएक्टेंट का मोल रेशो कैसे निकालोगे? उसका गिवन मोल्स, जो कि क्वेश्चन में मोल्स आपको गिवन है, उसे डिवाइड कर दोगे उस रिएक्टेंट के जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो N/SC होता है नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल रेशो। अब ये मोल रेशो डिसाइड करता है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। बस ये पूरे टॉपिक में आपको ये ध्यान रखना है, N/SC नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालो। जिसका सबसे कम आया दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसका ज़्यादा आ रहा है वो क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। अब देखो, अब ये बात है कि अभी पीछे तक तो लिमिटिंग रिएजेंट पिक्चर में नहीं आया था, लेकिन अब क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये भी समझ लो। देखो जो लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट होता है वो तब, उसका कंसेप्ट तब आता है जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कंप्लीटली ना करे। जब रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स है, वो अगर कंप्लीटली रिएक्ट ना करे, या आप बोल सकते हो कि रिएक्शन कंप्लीट 100% ना हो, तब क्या होता है? तब कंसेप्ट आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ऑन अदर वर्ड्स ये बोल सकते हो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कहाँ पर आता है कंसेप्ट? जब एक कोई रिएक्टेंट एक्सेस में दिया गया हो, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। अब देखो केस लेते हैं। पीछे आपको ध्यान होगा हमने क्या करा था? हमने करा था एक इक्वालिटी करी थी, ठीक है। अब एक रिएक्शन ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ही लेंगे। मान लो कि A और इसका कोफिशिएंट है A प्लस बी गिव्स टू C प्लस डी, ठीक है। ये आपके पास एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये 100% क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है रिएक्शन। दैट मीन्स जो A एंड B है उसके जितने भी मोल्स आपने लिए हैं वो कंप्लीटली 100% एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं एंड प्रोडक्ट में जा रहे हैं। दैट मीन्स इनके कोई भी मोल्स लेफ्ट नहीं हो रहे, कोई पीछे बच नहीं रहे, ठीक है। पूरा का पूरा रिएक्शन हो रहा है, तो हम कहेंगे रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है। उन केसेस में क्या होता है, जो इनके मोल रेशोज होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने मोल एनालिसिस में आपको करवाया है। तो ध्यान रखना एक बात, मोल एनालिसिस आप तब लगाते हो पूरा का पूरा जबकि रिएक्शन 100% कंप्लीट होती है, ठीक है। पीछे क्वेश्चन में दिया भी होगा कि रिएक्शन इज कंप्लीट या फिर कंप्लीटली A रिएक्ट्स कंप्लीटली विद B। तो उस केस में क्या होता था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है A के, जो कि गिवन है, अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका C के एंड फिर लिख लेंगे D के, ठीक है। तो ये रहता था हमारे पास, क्या रहता था? ये एक्सप्रेशन रहता था, जो कि पीछे भी हमने मोल एनालिसिस में पढ़ा है। लेकिन ये कब लगता है, ये सब चीज़ें कब इक्वल आती है? अब ये स्टोइकोमेट्रिक इसकी है, ये है A की, ये है B की, C एंड D की। अब ये एक्सप्रेशन आप कब यूज़ करते हो? जब आपकी रिएक्शन 100% कंप्लीशन पे चली जाती है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो जब आपके पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, वहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट नहीं लगता, तो वहाँ पर भी आप ये एक्सप्रेशन क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे केस के। मान लो कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स दिए गए हैं दे आर नॉट रिएक्टिंग कम्प्लीटली, ठीक है। उस केस में क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेम रिएक्शन हम ले लेते हैं A प्लस B गिव्स टू C प्लस D, ठीक है। ये रिएक्शन ले लेते हैं। अब इस केस में मैं आपको बोलती हूँ, खास करके रिएक्टेंट्स की बात करते हैं। जो ये दोनों रिएक्टेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो इक्वल अमाउंट में तो नहीं होंगे, ठीक है। एंड इनके जो मोलर रेशोज होंगे, जो मोल के रेशोज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और इसका स्टोइकियोमेट्री मतलब A इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B, मतलब यहाँ पर आ गया B। ये दोनों रिएक्टेंट के लिए जो मोल रेशोज होंगे वो इक्वल नहीं होंगे अगर रिएक्शन नॉट कंप्लीट, ठीक है।
क्योंकि आपके जो रिएक्टेंट्स है वो 100% क्या हो रहे हैं, रिएक्ट नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स कोई रिएक्टेंट एक्सेस में है, इसका मतलब दोनों के मोल रेशियोज भी इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है, मान लो सपोज आप क्या करते हो कि इनमें से आप मान लो कि Na/A जो मोल रेशो A का लिया है वो ज़्यादा आ जाता है NB/B से। ठीक है, सपोज करो अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A/A जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब मोल रेशो ऑफ A इज ग्रेटर देन मोल रेशो ऑफ B, तो क्या होगा, ये है आपका लेसर, तो यहाँ पर B इज लेसर देन A, B का मोल रेशो इज लेसर देन A। तो हमेशा याद रखना है, जैसे कि ऊपर भी मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया जो हमारा की पॉइंट है कि जिसका मोल रेशो इज लेसर दैट इज द लिमिटिंग रीजन। तो यहाँ पर मोल रेशो ऑफ B इज लेसर, सो दिस इज द लिमिटिंग रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजन बन जाता है B, और जिसका मोल रेशो आपका क्या है, ग्रेटर है, जिसका मोल रेशो ज़्यादा है, दैट इज एक्सेस रीजन, जो कि एक्सेस में है। तो देखो यहाँ से आ गया कि एक्सेस रीजन क्या है एंड आपके पास लिमिटिंग रीजन क्या है। तो यहाँ से लिमिटिंग रीजन आ जाता है आपके पास B एंड एक्सेस रीजन आ जाता है A। अब हमने ऊपर डेफिनेशन में क्या करा है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, वो लिमिट करता है प्रोडक्ट, वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। सो अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो आप कैसे इक्वेट करोगे, वहाँ पर ये भी चीज़ देख लो। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दैट मीन्स जो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि हमें पता है डिसाइडिंग फैक्टर है लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही स्टार्ट करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो मोल रेशो होगा, ये है लिमिटिंग रिएजेंट का मोल रेशो, उसको इक्वेट करना है प्रोडक्ट्स के मोल रेशो से। ठीक है, प्रोडक्ट्स के मोल रेशो से, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये आप इक्वेट करोगे। ठीक है, अब क्या होता है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर A के मोल रेशो को भी इक्वेट कर देते हैं C एंड D निकालने पर ऐसा नहीं करेंगे। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिमिटिंग रिएजेंट के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हम क्या करेंगे, उनमें हम मोल रेशो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को इक्वेट करेंगे विद मोल रेशोज ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि ये ही डिसाइडिंग फैक्टर है। ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का मोल फ्रैक्शन है, इसी को इक्वेट करना है प्रोडक्ट्स के मोल रेशो से। और ऐसे करने पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C भी निकाल सकते हो इक्वेट करके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D भी इक्वेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, गलती से भी एक्सेस रिएजेंट का यहाँ पर यूज़ नहीं करना, ओनली लिमिटिंग रिएजेंट से ही करना है। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पर एक और नोट की बात है। देखो, अब आपको टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कभी भी क्वेश्चन में आ जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने हैं लिमिटिंग रिएजेंट के केस में, फॉर्म्ड इन दिस केस, जैसे पीछे हमने केस किया था, ओनली इक्वेट मोल रेशो विद मोल रेशो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो भी मोल रेशोज आपने इक्वेट करने हैं वो ओनली एंड ओनली लिमिटिंग रिएजेंट के साथ ही इक्वेट हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल लगता है यूनिटरी मेथड से करना, वो मोल रेशो से नहीं करते हैं। ठीक है, मोल एनालिसिस नहीं करते, तो उनके लिए भी क्या है, जब भी आप यूनिटरी मेथड यूज़ करो तो जो इक्वेट कर रहे हो आप यूनिटरी मेथड में, वो आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर निकल करके आ गया B इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो अगर आप यूनिटरी मेथड लगाना चाहते हो, यूनिटरी मेथड से मोल्स ऑफ C निकालना चाहते हो, तो आप इक्वेट करोगे विद लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे करोगे कि B मोल्स ऑफ B फॉर्म्स स्मॉल C मोल्स ऑफ C। ठीक है, इतने मोल ऑफ B फॉर्म करते हैं, इतने मोल ऑफ C, तो जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है वो कितने प्रोड्यूस होंगे, तो वहाँ से आप यूनिटरी मेथड यूज़ करोगे। मतलब मेन पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा कि जब भी यूनिटरी मेथड यूज़ करना है प्रोडक्ट निकालने के लिए, या फिर वैसे ही प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं, तो हमेशा आपको लिमिटिंग रिएजेंट के विद रिस्पेक्ट टू ही इक्वेट करना है, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, वो लिमिट करेगा, वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, उस पर डिपेंड करती है सारी बात। ठीक है, तो मैंने दोनों केसेस में बता दिया, अगर मोल से कर रहे हो तब भी इक्वेट करो विद लिमिटिंग रिएजेंट का मोल।
ठीक है, मोल रेशो। अगर यूनिटरी मेथड लगा रहे हो तो यूनिटरी मेथड में विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट ही आप इक्वेट कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शंस। जब आपको मोल्स दिए हैं क्वेश्चन में, ए के 12 मोल्स एंड बी के गिवन मोल्स है 15, ठीक है। आपको बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और आपके पास एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। सबसे पहला स्टेप क्या करते थे हमें स्टेप 1 क्या करना है, हमने फाइंड मोल रेशो, ठीक है। आपको करना है फाइंड मोल रेशो, मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबके निकालने, यही करते थे पहला स्टेप। तो यहाँ पर आप करोगे मोल रेशो कितना बन जाएगा, गिवन नंबर ऑफ मोल्स, n इज द गिवन नंबर ऑफ मोल्स, 12 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया, इसका हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर हो गया 15 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गए मोल रेशोज। मोल रेशोज कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर आ गया आपके पास 5, ठीक है। नाउ 5 इज लेसर देन 6, ठीक है, तो हमें आ गया मोल रेशो जिसका कम है, दैट इज द लिमिटिंग, ये लेसर वैल्यू है, जिसकी लेसर मोल रेशो है दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसकी ज़्यादा है दैट इज द एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आया लिमिटिंग रिएजेंट इज बी, ठीक है, एंड जो आपके पास एक्सेस रिएजेंट है दैट इज ए, ठीक है। तो ये निकला आपके पास यहाँ पर आंसर। तो आपको स्टेप क्या करना है, जस्ट एक स्टेप करना है, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है, 1-2 स्टेप भी नहीं है, सिर्फ 1 स्टेप है। मोल रेशो निकालो, जिसका मोल रेशो लेस है वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, बी, बिकॉज उसका मोल रेशो है 5 विच इज़ लेस देन 6, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। फॉर रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रिएक्शन A plus 2B gives to C 10 moles of A and 16 moles of B will produce how many moles of C। अब आपको प्रोडक्ट्स के क्या करने हैं, प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं, ठीक है। रिएक्शन हम फिर से राइट करेंगे, A plus 2B gives to C, आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है। अब जो मोल्स गिवन है, गिवन मोल्स ज़रा हम लिख लेते हैं। गिवन मोल्स A के हो गए 10 मोल्स दिए हैं क्वेश्चन में, 10 मोल्स एंड 16 मोल्स दिए गए हैं B के, ठीक है। एंड आपको बताना है कि सी के कितने मोल्स निकले। अब देखो, अगर आपके पास ये क्वेश्चन वैसे ही आ जाता अंडर द नेम लिमिटिंग रिएजेंट, अगर आप नहीं कर रहे होते, वैसे ही पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ जाता, तो आपको पहले ये सोचना पड़ता कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, आप तो वैसे ही कर दोगे, यूनिटरी मेथड वगैरह लगा के इक्वेट कर लोगे। तो हमेशा मैं एक ट्रिक बताती हूँ कैसे आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, अगर रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट है तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है लिमिटिंग रिएक्टेंट देखने की, ठीक है, टिप नंबर 1। तो वो छोड़ दो, वहाँ पर सोचो ही मत कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है या नहीं, बिकॉज एक ही है तो उसमें कोई लिमिटिंग एक्सेस नहीं होगा। और दूसरी बात, जब भी आपको क्वेश्चन में दोनों रिएक्टेंट के मोल्स गिवन है और प्रोडक्ट के मोल्स पूछ रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के पूछ रहे हैं या फिर एक्सेस रिएजेंट वगैरह पूछ रहे हैं, तो समझ जाओ कि लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा इसमें है। तो सबसे बड़ी बात, अगर दोनों रिएक्टेंट के मोल्स क्वेश्चन में गिवन है तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है, ठीक है। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमने देखा दोनों रिएक्टेंट के मोल्स गिवन हैं, दैट मीन्स सबसे पहले मोल रेशो चेक कर लेते हैं। तो मोल रेशो चेक करो ज़रा, 10/1, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री है 1, 10/1 16/2, ठीक है। तो रेशो कितना हो गया 10 एंड 2 8 से 16, तो ये हो गया 8। अब दिस इज लेस, 8 इज लेसर देन 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज द लेसर वैल्यू। लेसर रेशो का मतलब हो गया वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसकी ग्रेटर वैल्यू है, तो ये है एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास लिमिटिंग जो रिएजेंट निकल करके आया है दैट इज द रिएक्टेंट बी, ये आपके पास निकल करके आया, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्यों हमने निकाला, आप कहोगे कि हमने तो निकालना था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बच्चे देखो, सी जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, दैट इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। तो विदाउट नोइंग द लिमिटिंग रिएजेंट हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम ऐसे ही किसी भी रिएक्टेंट से इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है।
तभी मैं कहती हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ज़रूरी है जब दोनों रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। ठीक है, तो अब निकल गया नंबर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज बी, ये निकल गया। अब इजीली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आप निकाल सकते हो। वो भी कैसे करोगे, ऊपर जो हमने नोट लिखा था कि जब भी आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो आपको इक्वेट करना होगा, आपको मोल मोल एनालिसिस लगाना पड़ेगा विद द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच जो मोल रेशो ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट को इक्वेट कर देंगे हम मोल रेशो ऑफ सी से। ठीक है, यही करते थे। तो मोल रेशो ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी, जो कि कितना है 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री, जो कि है यहाँ पर 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं, ये कौन सा डालोगे जो कि गिवन है। तो गिवन कितने मोल्स थे यहाँ पर बी के 16, तो 16/2 इज इक्वल्स टू 8। तो 8 आपका क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। तो मोल्स कितने हैं उसके, आपके पास कितने मोल्स निकले सी के, वो कितने निकले 8। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मोल रेशो ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट को आपने इक्वेट करना है मोल रेशो ऑफ द प्रोडक्ट से, तभी ये आंसर निकलेगा। उसके लिए आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो समझ आ गया होगा ये चीज़ आपको। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो, फॉर अ रिएक्शन दिस, आपके पास मोल्स गिवन है ए एंड बी के। सबसे पहले फाइंड करो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, चलो पहले फाइंड करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 के लिए आप रिएक्शन दोबारा से लिखोगे, 2A + 3B गिव्स टू 2C। ये एक हाइपोथेटिकल कोई रिएक्शन ले ली है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, जो गिवन मोल्स है वो लिख लो। जो गिवन है आपके पास, गिवन मोल्स है 1 मोल। ठीक है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 3 मोल्स। अब मोल का रेशो निकाल दो। रेशो कैसे निकालते हैं, दिस 1/, ये आ जाएगा 2, दिस इज 3/3। ठीक है, ये हो गए मोल के रेशोस। ठीक है, अब मोल के रेशो में देखो ये आ जाता है 0.5, दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 0.5 इज लेस देन 1। जो कि लेसर वैल्यू होती है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन सा हो गया आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता है आपके पास ए। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये हमने पहले नहीं करा है यहाँ पर अभी। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया है तो एक्सेस रिएजेंट भी पता हो गया है, लेकिन जो एक्सेस रिएजेंट है उसके कितने मोल्स अनरिएक्टेड रह गए हैं वो आपको निकालना है। मतलब जितने मोल्स आपके पास लेफ्ट रह गए हैं एक्सेस रिएजेंट के, वो निकालना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर ए है, दैट मीन्स जो एक्सेस रिएजेंट है वो ऑटोमेटिकली दूसरा हो गया, बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि जब मैंने आपको पीछे एक चीज़ करवाई थी, देखो पीछे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि कभी भी मोल रेशो ऑफ द रिएक्टेंट दूसरे के मोल रेशो से कभी भी इक्वल नहीं होगा अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं है तो ये इक्वल नहीं होते हैं। वेयरएज अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट है तो सारे रेशोस क्या होते हैं, इक्वल है। अब इसमें भी एक बात है जो मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये इक्वल नहीं हो सकते। ये बात हो रही है टोटल नंबर की, कि टोटल नंबर ऑफ जो मोल्स है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जो रेशो है वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा से चाहे आप एज ए फॉर्मूला इसको लर्न करो या समझ के करो, तो हमेशा से ध्यान रखना है टू फाइंड एक्सेस नंबर ऑफ मोल्स, टू फाइंड एक्सेस नंबर ऑफ मोल्स आप क्या करते हो। ठीक है, जब भी आपने ऐसे कभी निकालना होता है, आपने क्या करना है, आपने लिमिटिंग रिएजेंट को, लिमिटिंग रिएजेंट के मोल रेशो को
इक्वेट कर देना है दूसरे जो एक्सेस रिएजेंट के रिएक्टेड वाले रेशो से। ठीक है, अब नहीं समझ आ रहा तो देखो, अब इस केस में क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था, लिमिटिंग रिएजेंट वाज ए। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री ए इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, क्योंकि बी था एक्सेस रिएजेंट, वो भी कौन सा आएगा, कौन से मोल्स आएंगे यहाँ पर, रिएक्टेड। बस ये काम करना है, डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री। अब आप ये मत कहना कि मैम आपने कहा था कि ये कभी इक्वल नहीं होंगे। यस, मैंने कहा था ये कभी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कभी इक्वल नहीं होंगे। लेकिन जो ए के साथ इसको तो रिएक्टेड वाले मोल्स को तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज बी इज़ द एक्सेस रिएजेंट, उसके पास एक्सेस क्या है, अमाउंट पड़ा है, लेकिन उसका जितना अमाउंट ए के साथ रिएक्ट हो रहा है उसको तो हम इक्वेट कर सकते हैं ना, वो तो इक्वल ही होगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे इक्वेट कर दिया, तभी मैंने लिखा है एन बी रिएक्टेड। तो हमेशा जब भी एक्सेस नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो यूज़ दिस रिलेशन, और साथ में यहाँ पर लिख लो एन बी रिएक्टेड। बी के कौन से मोल्स हैं जो कि रिएक्ट हुए हैं ए से, तभी हम इनको इक्वेट कर पाए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत हेल्प होगी आपकी। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन कितने थे, यहाँ पर आपके पास 1 गिवन था, तो 1 डिवाइडेड बाय ए स्टोइकियोमेट्री कितनी है, हाफ इज इक्वल्स टू एन बी रिएक्टेड। ये हमने निकाल लेंगे अभी हम इसको, एन बी जो रिएक्ट हुआ है दैट इज डिवाइडेड बाय बी, और बी का स्टोइकियोमेट्री इज 3। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो कि रिएक्ट हुए हैं दैट इज इक्वल्स टू 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 मोल्स। ठीक है, अब देखो एन बी के बी रिएक्टेंट के टोटल मोल्स कितने थे वो देखो ज़रा, बी के टोटल मोल्स थे गिवन आपको 3, तो यहाँ पर आप लिख लोगे 3। ठीक है, अब पूछा क्या है अनरिएक्टेड, तो निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अनरिएक्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ बी, जितने टोटल मोल थे बी के उसको आपने माइनस कर दिया जितने की मोल्स रिएक्ट हुए हैं। ठीक है, वो कितने आएंगे, टोटल थे 3 माइनस 1.5 रिएक्टेड इक्वल्स टू 1.5, तो ये रहा आपका आंसर 1.5। तो 1.5 मोल्स ऑफ बी क्या हो गए आपके पास, अनरिएक्टेड रहे। ठीक है, तो देखो इसका पैटर्न देखो कि किस तरह से मैंने यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन करवाया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ इक्वेट करनी पड़ेगी, लिमिटिंग रिएजेंट का मोल रेशो आपको इक्वेट करना पड़ेगा एक्सेस रिएजेंट के रिएक्टेड मोल रेशो से। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो आएंगे यहाँ पर वो आएंगे रिएक्टेड, तो ये हमेशा से ध्यान रखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से आपको रिएक्टेड मोल्स को इक्वेट करना है लिमिटिंग रिएजेंट के मोल रेशो से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया था, रिएक्टेड आपके पास निकल करके आ गया था, टोटल आपके पास क्वेश्चन से आ गया था, दोनों को माइनस कर दिया तो जितने की अनरिएक्टेड मोल्स रह गए हैं वो आपके पास आ गया है। तो ये नई चीज़ थी यहाँ पर, इसे अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कमिंग वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी इसके और इलेबोरेटेड क्वेश्चंस आपको करवाऊँ, मिक्स करके करवाऊँ डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से लिखिए, करिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।